फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलते हैं हम लोग अपने जो प्रीवियस पेपर्स हम लोग करवा रहे थे यूपी टेट के। तो उसका जो सोशल स्टडीज़ का पेपर है, जो कि हमारे यूपी असिस्टेंट एग्ज़ाम, यूपी एडेड एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हो गया है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो फर्स्ट कंपलसरी पोर्शन है जीके, उसके लिए सोशल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्पेशली सोशल स्टडीज़ की उनका मेन सब्जेक्ट है और वो उनके पार्ट 2 में आ रहा है, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके आपके ऑलमोस्ट 60 नंबर होते हैं और ये 60 क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट। और ये आपके सिर्फ जूनियर में ही होता है, प्राइमरी में नहीं होता। तो ये 6 to 8 आपके प्रीवियस पेपर हैं यूपी टेट के सोशल स्टडीज़ के। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाँ, हु गॉट बिल्ड सुदर्शन लेक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त, फिर है बिंदुसार, अशोका और लास्ट है चंद्रगुप्त। तो किसने बनाई थी सुदर्शन लेक? सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है चंद्रगुप्त, ऑप्शन 4। इसके साथ ही हम ये पढ़ लेते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त जैसा कि नाम है, आप लोग समझते हैं कि ये गुप्ता डिनेस्टी, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो गुप्ता पीरियड है, एक तो इसमें पॉइंट हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं गुप्ता पीरियड। ठीक है, सेकंड, इसको गोल्डन एज भी कहा गया है। ठीक है, बहुत सारी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आई थी, अचीवमेंट्स हुए थे, जिनकी वजह से इनको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और इस समुद्रगुप्त इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट शासक के रूप में या किंग के रूप में आए थे। ठीक है, तो इनको इंडिया के लिए एक नाम भी दिया जाता है, नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन का नाम भी इनको दिया जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की बात करें तो इनके लिए 3 बातें हमने पढ़ी, गुप्ता पीरियड, दूसरा गोल्डन एज। गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो कोर्ट था, तो उस कोर्ट में हरि सेन एक क्या था? पोइट थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो भी आपको बताए जा रहे हैं सब पूछे जाते हैं। तो इनके कोर्ट में जो पोइट थे उनका क्या नाम था? से हरि सेन। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करें बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त की। तो अगर हम हायरार्की देखें तो पहले क्या था, हमारा 16 महाजनपद में डिवाइड था। जो भी हमारी लैंड थी इंडिया की, वो 16 महाजनपद में डिवाइड थी। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त आ जाते हैं तो उन्होंने 16 महाजनपद को ख़त्म करके पूरा एक इंडिया, मतलब एक इंडिया, एक पूरा एक यूनाइट कर लिया था, ताकि आपस में कोई डिवीज़न ना हो। तो उन्होंने ये इसके यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 16 महाजनपद के ख़त्म होने के बाद जो सबसे पहले राजा थे जिन्होंने सबको एक ही उसमें यूनाइट करके बना लिया, वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे ऊपर आ जाएंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। ठीक है, तो इनके बाद आ जाते हैं बिंदुसार, और उनके बाद हमारे इम्पॉर्टेंट किंग आ जाते हैं अशोका। ठीक है, जिनका नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो ये चंद्रगुप्त के जो टीचर थे वो कौटिल्य थे, आपको पता होगा। उनके बारे में भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिटेल में नहीं चले जाएंगे। लेकिन चंद्रगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इन्होंने सुदर्शन लेक बनाई। चंद्रगुप्त का जो बेटा था वो बिंदुसार था। और चंद्रगुप्त मौर्य से हम ये भी कह सकते हैं कि मौर्य डिनेस्टी की शुरुआत इन्होंने, मौर्य एम्पायर की इन्होंने जो शुरुआत है वो इन्हीं से हुई। ठीक है, और मौर्य ही एम्पायर में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर थे बिंदुसार और फिर थे अशोका। ठीक है, तो अशोका के बारे में बात करें, क्योंकि अशोका हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर थे, एक तरह से जो किंग थे, आप जो भी कह सकते हैं। तो वो अशोका जो थे, उनका जो पहले जो रिलीजन था वो अलग था। इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मारा, खून खूब ज़्यादा इन्होंने ये सब किया, खून खराबा, बहुत लोगों को मार कर ये बने थे किंग। ठीक है, उसके बाद लेकिन फाइनली इन्होंने जब इतना कुछ कर लिया, हर जगह इनका राज्य हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने ये बुद्धिस्ट हो गए, सॉरी इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। ठीक है, तो इनका जो लास्ट का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इनका, ये एक तरह से सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया था और इस रिलीजन में इन्होंने एंट्री कर ली थी। तो इनके नाम पे जो अशोक हैं, उनके नाम पे बुद्धिस्ट के काउंसिल के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि इनके किस किस टाइम पे हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ठीक है, तो बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात करें तो हम सीधी बात करते हैं, थर्ड, जो अशोक थे इनके टाइम पे हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और बात करें कि चंद्रगुप्त के टाइम से ही, और आपका जो पाटलिपुत्र है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस की तरह देखा जाने लगा था। और इसीलिए अशोका ने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की वो कहाँ की? उन्होंने पाटलिपुत्र में की थी। तो ये याद रखिएगा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के पीरियड में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसीलिए एक और याद रखिए कि थर्ड से पहले क्या आता है? सेकेंड।
ठीक है, तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हमारी हुई है वो हमारी हुई है वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। लेकिन इसके लिए अशोक नहीं रिस्पॉन्सिबल थे। इस टाइम पे जो राजा थे वो थे कालाशोक। कालाशोक, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये के से था और इनसे मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पे बताना ज़रूरी था कि अशोक के टाइम पे क्या था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। लेकिन कालाशोक के टाइम पे जो काउंसिल हुई है वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। ठीक है, यानी कि कालाशोक पहले, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ? वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? अशोक के टाइम पे हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन कई डायमेंशन में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, किसने सुदर्शन लेक बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हमारे मौर्य डिनेस्टी जो एम्पायर था उसके पहले किंग थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे एक पूरा जो हमारा इंडिया था वो एक इंडिया यूनाइट फॉर्म में बन के आया, वरना इससे पहले क्या थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद की बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बाद कौन आए? बिंदुसार, उनका बेटा, और फिर नेक्स्ट उनके अशोक। ठीक है, अशोक की बात करें तो इनके टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जो कि कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक के टाइम पे कहाँ हुई? वैशाली में हुई। अब बात हमने पहले की थी कि गुप्ता पीरियड की बात की थी, तो गुप्ता पीरियड के लिए 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक पहला ये तो समुद्रगुप्त किस में आते हैं? गुप्ता पीरियड में आते हैं। ये गोल्डन एज भी कही जाती है, और समुद्रगुप्त को एक टाइटल दिया जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और इनके कोर्ट में जो पोइट थे उनका नाम था हरि सेन। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, द जीनोलॉजी ऑफ पुष्यभूति डिनेस्टी बिगिन्स विद द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए, नरवर्धना, राज्यवर्धना, प्रभाकर वर्धना एंड आदित्यवर्धना। तो इसका राइट ऑप्शन है नरवर्धना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। पुष्यभूति डिनेस्टी विद द नेम ऑफ विच फॉलोइंग किंग्स किससे रिलेटेड है? तो ये है हमारा नरवर्धना से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग चालकोलिथिक रूलर कल्चर इज अर्लीस्ट। सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट इसमें से जो 4 में दिए गए इनमें से कौन था? तो हमारा ऑप्शन क्या है? कायस्थ कल्चर सबसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, चालकोलिथिक रूलर कल्चर में देखा जाए तो कायस्थ कल्चर सबसे ज़्यादा प्राचीन या पुराना है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन की डिटेल डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है आपको वो करवाई जा रही है, वो कई डायमेंशन से हम लोग देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मिल रही है, तो इसलिए आपको उसके डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, और जिसमें ज़रूरत नहीं है तो उसमें हम डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। नॉर्दर्न इंडिया बिफोर राइज ऑफ मौर्याज वॉज डिवाइडेड इन। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य से पहले हमारा जो नॉर्थ इंडिया था वो किस में डिवाइड था? तो अभी हमने आपको बताया था कि ये 16 महाजनपदों में डिवाइड था, 16 महाजनपद में पूरा ये डिवाइड था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 16 महाजनपद की। तो देखिए, 16 महाजनपद जैसे कि इनका नाम है, क्योंकि उस टाइम पे 16 महाजनपद थे, इसीलिए उनको कहा जाता है 16 महाजनपद। ये बिल्कुल जस्ट पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य आने के बाद 16 महाजनपद ख़त्म हो गया और इंडिया को एक पूरे साम्राज्य के फॉर्म में देखा जाने लगा। ठीक है, तो वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे एक बार आपको बता देते हैं। गंधारा, खम्बोजा, कुरु, वत्सा, अवंती, पंचाला, सूरसेन, मत्स्य, चेदी, काशी, कोसाला, मगध, अंगा, अस्मका, मल्ला एंड वज्जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो ये 16 महाजनपद के अभी नाम आपको बताए गए हैं, इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा मगध। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मगध। ठीक है, मगध का जो किंग थे, वैसे तो इसको नंदा सबसे लास्ट जो हमारा था एम्पायर, मतलब जो किंग था वो था हमारा क्या नाम है, धनानंद। ठीक है, क्या नाम था उसे? डी फॉर धनानंद, जिनकी चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई हुई थी और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत के सबको एक बना दिया था। तो वो कौन थे? लास्ट ये रूलर हैं नंद वंश के। ठीक है, धनानंद। इनको ऐसे याद रखिएगा कि जैसे इनके पास बहुत ज़्यादा उस टाइम पे धन था, क्योंकि मगध जो है अपने आप में इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि वहाँ पर सोना भरा हुआ था। ठीक है, धनानंद के पास बहुत ज़्यादा धन था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा था। तो जब पैसा होगा तो वो मजबूत होगा महाजनपद, और ये मगध ऐसा महाजनपद था जो कि बाकी बचे 15 महाजनपद पे हावी था, क्योंकि जो भी कमज़ोर था उसके पीछे ये लग गया और उसको भी अपने में मिला ले रहा था। ठीक है, तो मगध जो धनानंद था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बहुत ही एक छोटा सा जगह थी, उसके जो थे वो राजकुमार थे,
और ये क्षत्रिय थे, और जो ये हैं हमारे धनानंद हैं, इनकी जो कास्ट होती थी ये वो होते थे जो बालों को कटिंग करते हैं, तो ये उस वंश से रिलेटेड थे, ठीक है। लेकिन बहुत ही मजबूत और बहुत ही पैसे से हर तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। इनके ये कहा जा सकता है कि नंद वंश के आखिरी थे, ठीक है, ये लास्ट रूलर थे। इनके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे ही लड़ाई की और उसमें ये जीते, और जीतने के बाद फिर हमारा पूरा एक इंडिया एक यूनाइट फॉर्म में आ गया। साम्राज्य मौर्य साम्राज्य कहा जाने लगा, क्योंकि उसके अगर कहा ओरिजिनेटर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे कौन थे, कौटिल्य थे, सारी उन्हीं की पूरा उसमें वो था, और उन्हीं की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे ही धीरे धीरे करके बड़े हुए, और बड़े होते होते उन्होंने फिर इसको जीता, ठीक है। और फिर चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे, बिंदुसार थे, बिंदुसार के बेटे कौन थे, अशोक थे, ठीक है। तो ये बात यहीं पे ख़त्म होती है कि नदर्न इंडिया बिफोर राइज ऑफ मौर्याज वाज डिवाइडेड इन 16 महाजनपदास एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 बात कर रहे हैं आराम बाग। आराम बाग वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर। अब हमें 4 मुगल एम्परर दिए गए हैं, ये चारों मुगल एम्परर हैं। तो सबसे पहले हम अपने सीधे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर इसकी और डिटेलिंग करते रहेंगे। तो आराम बाग को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, बाबर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है बाबर। अब बात करें अगर हम दिल्ली सल्तनत का, तो उसमें हमें कैसे इसको याद करना है, इसकी हायरार्की याद करना मुश्किल होती है। तो देखिए इसको याद, जैसे हम कहते हैं हिंदी यूज़ करते हैं बादशाह, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलिए BAJ बाज सा, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग शाह को सा बोलते हैं, तो ऐसे ही इसको यहाँ पे प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। ये एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, बाजसा, बाजसा, ठीक है, बाजसा। अब बाजसा से क्या मतलब है, B फॉर बाबर, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां एंड A फॉर औरंगज़ेब, ठीक है। ये पूरा दिल्ली सल्तनत जो है जो मुग़ल पीरियड है, ये उसका पूरा आपको बता दिया गया। बाबर से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, औरंगज़ेब पे ख़त्म होता है, ठीक है। मेरे धोखे से निकल गया था दिल्ली सल्तनत, तो ये आपकी है मुग़ल एम्परर है ये। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करें बाबर का। तो बाबर, फिर हमारे अकबर, फिर जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। अब हमने बाबर की बात कर ली कि इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था आराम बाग, ठीक है, और भी इन्होंने बहुत सी चीज़ें की, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल अब बात करें हम अकबर की, ठीक है। तो अकबर ने क्या बनाया, अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया, ठीक है। तो इसको याद करते हैं, अकबर ने क्या किया, फ़तेहपुर सीकरी में क्या बनाया, बुलंद दरवाज़ा बनाया, जो कि अभी भी है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखिए, इन्होंने क्या बनाया, बुलंद दरवाज़ा बनाया। किसने, फ़तेहपुर सीकरी में बनाया, किसने बनाया, अकबर ने बनाया। फिर अब बात करें जहांगीर की, ठीक है। अब 3 हमें ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। तो देखिए इनके बारे में ये 3 क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। ऐसे तो उन्होंने बहुत कुछ बनाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं मोती मस्जिद, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये पर्ल से बनाई गई है, और इसमें कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि 3 लोगों ने बनाई और अलग अलग जगह बनाई, ठीक है। तो ये मोती मस्जिद इन्होंने भी बनाई, शाहजहां ने भी बनाई और औरंगज़ेब ने भी बनाई। अब बात आ रही है कि कहाँ किसने बनाई। तो देखिए इसको याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए आपको पता है शाहजहां ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बनाई, ताजमहल बनाया। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, ठीक है। तो आगरा में ही उन्होंने, शाहजहां ने मोती मस्जिद को बनाया, ठीक है। याद रखिएगा, मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाई, कहाँ बनाई, आगरा में बनाई, जहाँ पर ताजमहल है वहीं उन्होंने बनाई। अब बात आती है कि जहांगीर ने मोती मस्जिद कहाँ बनाई। तो जहांगीर ने मोती मस्जिद बनाई लाहौर, जो कि अब इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ बनाई, लाहौर, और ये भी पूछा जाता है बहुत आपका, ठीक है। इन्होंने लाहौर में बनाई, और बचते हैं औरंगज़ेब, इन्होंने बनाई दिल्ली में, ठीक है, इन्होंने बनाई दिल्ली में मोती मस्जिद को। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। मोती मस्जिद से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो फिर से अपनी एक ट्रिक एक बार पढ़ लेते हैं। बादशाह मीन बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। बाबर ने क्या बनाया, आराम बाग बनाया, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें, अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में क्या बनाया, बुलंद दरवाज़ा। अब जे की बात करें, जहांगीर ने मोती मस्जिद बनाई लाहौर में, ठीक है। फिर शाहजहां की बात करें तो उन्होंने जहाँ ताजमहल बनाया वहीं पे उन्होंने मोती मस्जिद बनवाई, ठीक है।
उसके बाद बात करें औरंगज़ेब की, तो उन्होंने मोती मस्जिद को दिल्ली में बनवाया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? किसने होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया? तो देखिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल थे इसमें। क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ एक ही पूछा है तो हम एक ही बताएंगे। तो सबसे पहले याद रखिए होम रूल मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1916 में स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी एनी बेसेंट। ठीक है, 2 लोग हैं जिन्होंने किया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन मिला है तो हम सीधा लगा देंगे बाल गंगाधर तिलक। होम रूल मूवमेंट 1916, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। यहाँ पर हमें दिए गए हैं और उनके आगे उनके मिशंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो विवेकानंद किससे रिलेटेड है? हमारे रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर ये जो और लोग हैं हमारे, तो ये हमारे ए का हमारा थर्ड हो गया, यानी कि राजा राम मोहन राय जो हैं वो किससे रिलेटेड है? ब्रह्मो समाज से, आर बी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय आर बी ब्रह्मो समाज से रिलेटेड हैं। उसके बाद हमने विवेकानंद की बात की, ये किससे रिलेटेड है? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, फिर आगे हम अगर बात करें सी यानी कि दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? आर्य समाज से। ठीक है, और एम.जी. रनाडे जो हैं वो हमारे प्रार्थना समाज से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर से एक बार, राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, आर बी, RBI होता है वैसे याद कर लीजिए, RB। विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, और एम.जी. रनाडे प्रार्थना समाज। ठीक है, ऐसे याद रखिए। एम.जी. महात्मा गांधी जैसे होते हैं, एम.जी. महात्मा गांधी हमेशा प्रार्थना ही करते थे, किसी से कभी उन्होंने वॉयलेंस नहीं किया, नॉन वॉयलेंस करते थे, हमेशा क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। ठीक है, तो एम.जी. रनाडे प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन? ठीक है, तो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कौन कहलाती है? हमारी मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, ये कहलाती हैं, और इनके जो टाइम था उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये रिवोल्यूशन कर रही थी, उस टाइम पे, जिस टाइम पे, जैसे इस टाइम पे हमारा पेंडेमिक है, कोरोना चल रहा है, कोविड-19 जो डिसीज़ है उससे हम लोग लड़ रहे हैं, उसी तरह से उस टाइम पे प्लेग एपिडेमिक था, याद रखिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है पहले, और शायद आगे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये किस टाइम पे है? जब प्लेग एपिडेमिक का टाइम चल रहा था। ये पेंडेमिक है और वो एपिडेमिक है। ठीक है, तो मैडम भिकाजी कामा। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। द टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स फर्निशेज द डिटेल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द 12th century AD? ठीक है, तो किसने लिखा, टेक्स्ट लिखा था कश्मीर के बारे में, उसकी हिस्ट्री लिखी थी 12th century AD की? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था कलहन, कलहण होगा ये, हिंदी में, इंग्लिश में इसको ऐसे कलहन करके लिखते हैं, तो ये हमारा है कलहन। ठीक है, तो 9 का राइट ऑप्शन है कलहन। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर सेकेंड सानी? ठीक है, किसको ये टाइटल मिला? तो इसको जो भी टाइटल लेने वाला किंग था वो हमारा था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे वो। ठीक है, उनको कहा जाता था सिकंदर सेकेंड सानी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा हम और थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं इनके बारे में। अब हम बात करें, अगर एक तो पहले आप इसको समझ लीजिए, जो हमारी डिनेस्टीज़ चली, जब रूलर आए, मुस्लिम रूलर आए, तो किस तरह से हुआ, गुलाम वंश कहलाता है, और फिर कैसे खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी आए, तो उनकी एक बार हायरार्की हम साइड में पढ़ लेते हैं, फिर इनको डिटेल करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो गुलाम वंश आया, या गुलाम वंश कहा जाता है, या जो मामलुक डिनेस्टी कही जाती है, ठीक है, या तो गुलाम वंश या मामलुक डिनेस्टी भी कही जाती है। तो इसकी जो शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, अभी यहाँ पे और डिटेल में नहीं जाते हैं। उसके बाद हमें मामलुक डिनेस्टी की बात करने के बाद जो नेक्स्ट हैं वो हमारे हैं खिलजी। ठीक है, खिलजी यानी कि के। उसके बाद हमारे आते हैं टी यानी कि तुगलक। ठीक है, मामलुक डिनेस्टी, फिर आते हैं हमारे खिलजी, फिर हमारे आते हैं, ठीक है, तुगलक, और तुगलक के बाद आ जाते हैं हमारे सैयद, और सैयद के बाद आ जाते हैं हमारे लोदी। ऐसे हायरार्की आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये मामलुक डिनेस्टी, या हम कह सकते हैं गुलाम वंश, ठीक है, और स्लेव भी डिनेस्टी कहलाती है, नाम नहीं याद आ रहा था, हिंदी में आया था स्लेव डिनेस्टी। ठीक है, तो ये स्लेव भी कहलाते हैं। तो ये सबसे पहली थी, और उसके बाद कौन सी आई? खिलजी आई,
उसके बाद यहाँ पे तुगलक आए, फिर आए हमारे सैयद, और सैयद के बाद हमारे आए लोदी। ठीक है, अब बात हम यहाँ पर कर रहे हैं खिलजी की, तो उन्होंने बात कर ली, यानी कि खिलजी हमारे यहाँ इनके ग़ुलाम वंश के बाद खिलजी आ गए थे, और खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी को हमें ये वो एक तरह से उपाधि कह सकते हैं, या उनको टाइटल दिया गया, सिकंदर सेकंड सानी की उपाधि दी गई। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन हम अब थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। बलबन फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सिकंदर लोदी सेकंड ऑप्शन दिया है, इल्तुतमिश की बात की है, तो ये सब कौन है? तो देखिए, अब बात करते हैं, अभी हमने बात की मुगल जो हमारे मामलुक डिनेस्टी है या ग़ुलाम वंश है या स्लेव डिनेस्टी है, तो उसके जो फर्स्ट रूलर थे तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और उनका एक ग़ुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश, जिसकी अभी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इल्तुतमिश इसके बाद आया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया, इसका ये ग़ुलाम था और बहुत ही ओबीडियंट ग़ुलाम था। ठीक है, इन्होंने ही इल्तुतमिश ने ही ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं कुतुब मीनार को शुरुआत कराने में, इन्होंने कुतुब मीनार बनवाई थी। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश की बात करें, इनकी बेटी थी रज़िया, तो उसके बाद इनको रज़िया ने सब कुछ संभाला, और रज़िया के बाद अगर कोई आया तो वो आया बलबन। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे बलबन की, ये बलबन जो थे ये हमारे किस डिनेस्टी में आए? ग़ुलाम वंश में आए। नीचे अगर हम इल्तुतमिश को देखें फोर्थ ऑप्शन में, तो ये भी हमारे ग़ुलाम वंश में या स्लेव डिनेस्टी के अंदर आए। ठीक है, इनका काफ़ी टाइम अच्छा पीरियड इन्होंने यहाँ पे गुजारा है, और इनके लिए कहा जाता है ग़ुलामों का ग़ुलाम कौन, तो वो नाम आता है इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से इनकी मैरिज हो गई थी। ठीक है, वो आगे की बात है। तो इल्तुतमिश की बेटी रज़िया, और रज़िया के बाद हमारे आ गए बलबन। ठीक है, तो ये दोनों बिलोंग्स करते हैं ग़ुलाम वंश से। ठीक है, ये हमारी मामलुक डिनेस्टी जैसे ख़त्म होती है, ग़ुलाम वंश जैसे ख़त्म होता है, वैसे फिर आ जाते हैं हमारे खिलजी, और खिलजी में हमारे आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। उसके बहुत से रहे, बहुत से सक्सेसर्स हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए, अगर हम देखें तो इस डिनेस्टी में लास्ट डिनेस्टी लोदी की आती है, तो वो है सिकंदर लोदी। अभी हमने यहाँ पे बलबन की बात की, तो देखिए बलबन के लिए बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं। बलबन ना अपने आप को जैसे कि इनको अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी गई थी सिकंदर सेकंड सानी की, वैसे बलबन ने अपने आप को ज़िल्ले इलाही कहा। ठीक है, ज़िल्ले इलाही इन्होंने कहा, ज़िल्ले इलाही। ठीक है, और साथ में इन्होंने सजदा प्रथा की थी कि जो भी मेरे कोर्ट में आएगा वो मुझ पे सजदा करेगा। और जो पैरट ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, यानी कि अमीर खुसरो, जिन्होंने 7 सुल्तान मतलब सल्तनत में वो रहे हैं, तो वो उनकी एज काफ़ी रही और उन्होंने बहुत सारे पीरियड्स गुजारे, तो अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये इनकी शुरुआत इन्हीं से हुई थी, यानी कि इन्हीं की कोर्ट से इनकी स्टार्टिंग हुई थी। अमीर खुसरो कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया के डिसिपल थे वो। निज़ामुद्दीन औलिया जो कि अभी भी हम देखने को मिलती है दरगाह उनकी दिल्ली में, तो ये उनके डिसिपल यानी कि उनके स्टूडेंट थे अमीर खुसरो। तो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? बलबन के कोर्ट से स्टार्ट की थी उन्होंने। इनको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो बलबन के बारे में काफ़ी बातें हो गई। अब बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात हो चुकी है, इनको सिकंदर सेकंड कहा जाता था, ये खिलजी डिनेस्टी के अंदर आते हैं। और अब थर्ड ऑप्शन हमारा है सिकंदर लोदी। ये जो लोदी डिनेस्टी हमारी लास्ट थी, तो इसमें जो इनके जो फादर थे वो थे हमारे बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी इनके फादर थे। उसके बाद हमारे यहाँ सिकंदर लोदी, और सिकंदर के बाद आए थे इब्राहिम लोदी। तो ये हायरार्की इनकी चली, और इन्होंने आगरा सिटी को बिल्ड कराया, और ये बहुत ही मतलब एक तरह से पढ़े लिखे थे, इन्होंने पढ़ाई काफ़ी की थी। तो वो भी इनके लिए आता है कि ये स्कॉलर थे अच्छे। जैसे अकबर थे इलिटरेट थे, लेकिन सिकंदर लोदी पढ़े लिखे थे। तो इन्होंने क्या बिल्ड कराया? सिकंदर लोदी ने बिल्ड कराया था आगरा सिटी को। ठीक है, इल्तुतमिश के लिए हम बात कर ही चुके हैं डिटेल में कि ये क्या कहलाते थे, ग़ुलामों के ग़ुलाम कहलाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए, इन्होंने कुतुब मीनार भी बनवाई। उसके बाद इनकी बेटी रज़िया आई, रज़िया के बाद बलबन आए। बलबन को क्या कहा जाता है? ज़िल्ले इलाही कहा जाता है। और इन्होंने सजदा प्रथा को शुरू किया था, और मेरे कोर्ट में जो भी आएगा मुझे झुककर सजदा करेगा। और जो पैरट ऑफ इंडिया है यानी कि अमीर खुसरो हैं, उनकी स्टार्टिंग इन्हीं के कोर्ट से हुई थी। और जो अब बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो किसके डिसिपल थे? निज़ामुद्दीन औलिया के डिसिपल थे। ये सब अपने आप में क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इसीलिए डिस्कस किए जा रहे हैं कि आप एक डिटेल्ड वीडियो को देखें। ठीक है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को नहीं, इनको डिटेल। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होता है अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सेकंड सानी। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं, गोदावरी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। ठीक है, जो गोदावरी रिवर है वो कहाँ से ऑरिजिनेट्स करती है, और उसका जो ऑरिजिनेशन पॉइंट है वो कहाँ से? तो देखिए, गोदावरी हमारी रिवर जो है वो नासिक से
उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमें सीधा सा मिल जाता है नासिक। गोदावरी रिवर ओरिजिन पॉइंट नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र। अब अगर हम बात करें अपनी और रिवर्स की, तो बैतुल जो पॉइंट है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रिवर है, जैसे कि यहाँ इसके लिए नासिक के लिए कौन थी? गोदावरी थी। गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? नासिक से। वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये इसका राइट ऑप्शन हुआ। अब बात करते हैं बैतुल की, तो बैतुल में जो पॉइंट है वो वर्धा रिवर का है। एक रिवर होती है वर्धा, उसका पॉइंट क्या है? बैतुल। अब ये कहाँ पर है? ये हमारे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। अब बात आती है अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक के लिए नर्मदा, यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है, जो नर्मदा रिवर होती है वो अमरकंटक पॉइंट से निकलती है, और ये हमारे किस रीजन में है? ये भी हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दो रिवर मिली, वर्धा एंड नर्मदा। वर्धा बैतुल ऑरिजिन पॉइंट से निकलती है मध्य प्रदेश में, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अब बात करेंगे महाबलेश्वर। ठीक है, तो महाबलेश्वर की बात करें तो इसके लिए कौन सी रिवर रिस्पॉन्सिबल है? कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर का ये ओरिजिन पॉइंट है महाबलेश्वर, और ये कहाँ है? हमारे महाराष्ट्र में। दो मध्य प्रदेश के दिए गए थे, दो महाराष्ट्र के दिए गए थे। ठीक है, दोनों में मिल गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गोदावरी रिवर ओरिजिन पॉइंट नासिक। अगर हम उसकी बात करें स्टेट की, तो महाराष्ट्र। फिर बात करें हम वर्धा रिवर, बैतुल ओरिजिन पॉइंट हुआ मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो नर्मदा रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश। फिर बात करें तो कृष्णा रिवर, ठीक है, महाबलेश्वर और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हमें उनके पॉइंट्स मिल जाते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेशन इनका हुआ। अब बात करते हैं गोदावरी रिवर का, जो हमारा मेन टॉपिक था। ये गोदावरी रिवर की बात करें तो ये लार्जेस्ट सदर्न, अगर साउथ इंडिया में देखा जाए, सदर्न इंडिया में देखा जाए तो ये लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, ऐसे तो हमारी गंगा सबसे बड़ी है, लेकिन अगर हम बात करें सदर्न पोर्शन की या साउथ पोर्शन की, तो ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है गोदावरी। ठीक है, इसे ओल्ड गंगा, इसे बूढ़ी गंगा और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि साउथ में इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो बूढ़ी गंगा, ओल्ड गंगा या दक्षिण गंगा, और ये लार्ज है, ये लार्जेस्ट है सदर्न रीजन में, ये लार्जेस्ट है गोदावरी रिवर। ठीक है, अब गंगा की अगर बात करें तो गंगा हमारी, जो हमारी गंगा रिवर होती है वो हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इन्होंने इतनी सारी रिवर्स की बात की है, यहाँ गंगा की भी बात कर लेते हैं। जी ए गंगा, और ये क्या है? गोदावरी। ठीक है, तो गंगा हमारी कहाँ से निकलती है? ये हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री यानी कि इसका ओरिजिन पॉइंट हुआ गंगोत्री, और ये हमारे कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। अब अगर गंगा की बात करें तो ये हमारे इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, और एक तरह से नेशनल रिवर भी है। ठीक है, गंगा रिवर को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये हमारे पूरे इंडिया की क्या है? लार्जेस्ट रिवर में आती है, लार्जेस्ट एंड नेशनल रिवर। ठीक है, गंगा। तो आप ये इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, यहाँ पे बात की जा रही है स्वेज कैनाल कनेक्ट्स। ठीक है, किससे कनेक्ट करती है? स्वेज कैनाल बहुत ही छोटा सा रीजन होता है, वो हमारे बहुत से दो सी हैं, उनके बीच में छोटा सा रीजन होता है, तो वो सीधा हमें मिलता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में स्वेज कैनाल हमें मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर हुआ मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी के बीच में स्वेज कैनाल है। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल कंडीशंस फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन टू अकर? क्लाउडी स्काइज, काम एंड स्टेबल एयर एंड लॉन्ग समर डेज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है काम एंड स्टेबल एयर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और हमें लास्ट ऑप्शन ये मिल जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ यानी कि बी ओनली। क्वेश्चन 14 की बात की जा रही है, यानी कि मेघालय प्लेटू इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ। जो हमारा मेघालय प्लेटू है वो किसका एक्सटेंशन है? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उसका ही एक्सटेंशन कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरफ चला जाता है हमारा, ये यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, शिलोंग की तरफ, तो ये हमारा ऑप्शन हमें मिला, ये पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू, और ये जो प्लेटू है ये हमारा, ये डिवाइड हो जाता है, मेघालय प्लेटू जो हमारा है ये डिवाइड हो जाता है हिल्स में, गारो, खासी एंड जैंतिया।
ठीक है, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर GKJ। ठीक है, जी मतलब गारो, K फॉर खासी और J फॉर जयंतिया हिल्स। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो मेघालय प्लेटू है वो किसका एक्सटेंशन है? पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें कौन से हिल्स आती हैं? ये 3 में डिवाइड हो जाता है, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स में। 14 का राइट ऑप्शन हमें मिलता है थर्ड। फिर 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स। तो ये सीधा सा हमारा आंसर है विंड। ठीक है, विंड हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है किसके फॉर्मेशन के लिए? सैंड ड्यून्स के रिस्पॉन्सिबल सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है विंड। क्वेश्चन 16 की बात करें, बहुत ही कहा जाए तो यूपी टेट के केस में देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है साइंस में, ईवीएस में कितनी बार पूछा गया और ये एसएसटी में भी मिल रहा है। तो ये उम्मीद है कि हमें एग्ज़ाम में मिल सकता है, तो आप लोग इसको एक बार लर्न कर लीजिए। आपको बहुत बार पढ़ाया चुकी हूँ मैं, एक बार और पढ़ा देती हूँ। अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर होती है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, फिर होती है मेसोस्फियर, फिर होती है, देखिए बात करें फिर से यहाँ पे नोट कर देते हैं, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर एंड देन स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आ जाती है आइनोस्फियर और फिर आ जाती है हमारी एक्सोस्फियर, यानी कि एग्जिट करने वाली बाहर की सबसे आउटर लेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया था लोअर मोस्ट लेयर। इसकी अगर एक बार हायरार्की याद कर ली तो आपको ऊपर से चाहे पूछा जाए चाहे नीचे से पूछा जाए आपको समझ में आ जाएगा। तो जो टी है वो हमारी होती है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, यानी कि इन्होंने पूछा है लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो आंसर हमारा हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर होती है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? हमारा यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्शन करता है वो ये रीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, बहुत बार पढ़ाया जा चुका है आपको। क्वेश्चन 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। ठीक है, तो कुछ करंट होती हैं हमारी जो वार्म होती हैं, कुछ होती हैं जो कोल्ड होती हैं। तो यहाँ पे वार्म करंट की बात की है और उसका एग्जाम्पल हमें मिल गया कुरोशियो करंट। क्वेश्चन 18 की बात करें, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। तो वाटर से ज़्यादा चीप कोई नहीं होता, इसलिए हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट ही चीप है, चीपेस्ट है बल्कि। ठीक है, 19 की बात करें, एंटीसीडेंट रिवर की यहाँ पे बात की गई है। एंटीसीडेंट रिवर कौन है? तो एंटीसीडेंट हमारी रिवर है गोदावरी। ठीक है, बहुत ईजी था ये, सीधा, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, गोदावरी नहीं सतलज है यहाँ पर। ठीक है, तो एंटीसीडेंट अगर रिवर की बात करें तो वो हमारी कौन है? सतलज है एंटीसीडेंट रिवर। और इस रिवर के ऊपर ये जो एंटीसीडेंट होती हैं और बहुत सारी होती हैं, ठीक है, तो इस पर आपकी एक स्पेशल वीडियो बना के डाली जाएगी डिटेल में, इसीलिए यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सतलज है या जो भी है, कौन सी रिवर इधर जाती हैं, कौन सी रिवर हमारी हिमालयन रीजन से निकलती हैं, उसको लेके आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दी, एक वीडियो आपके लिए टॉपिक वाइज बना दी जाएगी। क्वेश्चन 20, आउटर लेयर ऑफ अर्थ, फिर से आ गई, लेकिन ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं? आउटर लेयर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर नहीं कह रहे हैं। और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाल दिए हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, लिथोस्फियर। तो इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, सीधा क्या है, जो अर्थ की आउटर लेयर होती है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट। सबसे ऊपर क्या होता है? क्रस्ट होता है। फिर मेंटल होता है, जो फिर आगे लेयर्स होती हैं वो मेंटल होता है, और सबसे अंदर क्या होता है? कोर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रस्ट, फिर हो जाता है हमारा मेंटल, और फिर हो जाती है हमारी कोर, CMC। Question 21, in which country did the Prime Minister Narendra Modi went to participate G7 Summit 2019? अब क्योंकि ये आपका ओल्ड 2019 का पेपर है, इसलिए यहाँ पे जो समिट पूछी गई है वो G7 2019 की पूछी गई है। ठीक है, और ये कहाँ हुई ये पूछा गया, तो ये कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ठीक है, अब बात पहले कर लेते हैं G7 की। तो देखिए G7 में 7 कंट्रीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है, फर्स्ट है कनाडा, फिर है आपका फ्रांस, यहाँ पे नोट कर देते हैं कनाडा, फ्रांस, फिर आ जाता है जर्मनी, जर्मनी के बाद आ जाता है इटली, और इटली के बाद अगर हम लिखें तो जापान, जापान के बाद हमारा आ जाता है UK, और फिर आ जाता है हमारा USA। ठीक है, ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज़, इसीलिए इसको ग्रुप 7 कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पे जब 2019 की बात की गई है तो वहाँ कब हुआ था? वो कहाँ हुआ था?
फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अब हम करंट की बात कर लें तो 2020 जो हुआ है वो हमारा हुआ है यूएस में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये कहाँ हुआ है, यूएस में। और जो 21 यानी कि वो होने वाला है, जून में होगा, तो 2021 तो ये कहाँ होने वाला है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है तो आगे के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता हो कि आपका एग्ज़ाम कब हो। तो जून में आपका ये G7 होने वाला है सबमिट, और ये कहाँ होगी, यूके में होगी। ठीक है, तो फिर से एक बार 19 फ्रांस में हुई थी, 20 यूएस में, 21 यूके। 7 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कितने जजेस का नंबर होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो ये हमारा ऑप्शन है 34 जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब बात है व्हेन वाज लुक ईस्ट पॉलिसी चेंज टू एक्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी चेंज हुई एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, ये हमारी हुई है 14 में हुई है, नवंबर 14। ठीक है, तो हमें लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है 4। ऑप्शन पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वैसे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। नवंबर 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया गया था। 24th क्वेश्चन की बात करें द उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 इज इंक्लूडेड इन, तो ये हमारे किस उसमें शेड्यूल में है, ये हमारे 11th शेड्यूल में है। सॉरी, फिर गलत हो गया, 1 मिनट, ये शेड्यूल हमारा 9th है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत बताया गया है, हमारा 9th शेड्यूल में ये आ जाता है। ठीक है, क्या द उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 इज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। बात करते हैं हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन हमें दिए गए हैं स्क्रीन पर, तो उसमें कौन थे, डॉक्टर BN राव थे जो कि एडवाइज़र थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, 3rd ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिला। सॉरी, 1 मिनट, ये BN राव। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन 26 विच इज़ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट की अगर देखें तो सबसे बड़ी जो कमेटी होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारी जो बड़ी कमेटी है तो वो सबसे बड़ी एस्टीमेट कमेटी होती है, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ एस्टीमेट कमेटी। बात है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकॉर्पोरेटेड इन 73rd अमेंडमेंट। पंचायती राज बहुत फेवरेट है यूपी टेट का, हर उसमें पूछा जा रहा है। यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट की बात की गई है, क्या उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, ज़िला पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र को या नगर निगम को। तो देखिए ज़िला पंचायत को भी किया गया, क्षेत्र को भी किया गया और ग्राम पंचायत को भी किया गया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ABC ऑप्शन हमें यहाँ पे सही मिलता है, और इसको हम लोग बहुत बार बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने EVS में भी इसको फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन था शुरू में ही, तो पंचायती राज को बहुत डिटेल में पढ़ा है, इनके 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट सबके बारे में पढ़ा है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं यूपी टेट के प्रीवियस पेपर की वीडियो EVS की 2019 की। ठीक है, तो हमें ABC आंसर मिल गया, ज़िला पंचायत, क्षेत्र एंड ग्राम पंचायत। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन रेसिडुअरी पावर्स। ठीक है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंटर स्टेट, लोकल बॉडीज़ एंड स्टेट्स। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट्स, लोकल बॉडीज़ तो हट जाएंगे, अब बात आती है सेंटर एंड सेकेंड ऑप्शन है स्टेट्स एंड सेंटर। तो ये सिर्फ हमारा सेंटर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉज इनकॉर्पोरेटेड। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका निकल कर आ रहा है, इसको भी आप लोग जूनियर एडेड एग्ज़ाम के लिए ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो ये 1976 में आया। ठीक है, तो हमें ऑप्शन मिल ही चुका है 1976। उसके बाद ये हमारे पार्ट 4 में है, आर्टिकल 51A में है। ठीक है, इसको लिखते जाते हैं, ये हमारे किस पार्ट में है, 4A। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो 51A में है।
ठीक है। और ये हमारा कौन सा अमेंडमेंट, ये हमने आर्टिकल की बात की, इसे आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अमेंडमेंट की बात करें किस अमेंडमेंट में हुआ, तो ये हमारा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं हैं, ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल हैं, और ये स्टैचुटरी ड्यूटीज़ हैं। और उस जब 1976 में लाया गया था तब ये 10th थे, और फिर जब 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तो इनको 11th कर दिया गया। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन 29 का राइट ऑप्शन हमें मिल चुका है 1976। क्वेश्चन 30 की बात करें कि इन विच ईयर पंचायती राज, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। पंचायती राज टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लें, इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो भी दी जाएगी। तो यहाँ पे बात करें इन विच ईयर पंचायती राज वॉज फर्स्ट सेटअप, तो ये कब सेटअप हुआ, 1959 में हुआ था। क्वेश्चन 31, हाउ मेनी मात्रास आर देयर इन ताल पंचम। ताल पंचम में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 15 मात्राएं ताल पंचम में होती हैं। तो इज़ द राइटर ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो देखिए वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसके जो राइटर हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है, वंदे मातरम सॉन्ग के राइटर हो गए। ठीक है। अब बात करें और हमें ऑप्शन दिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अमीर खुसरो का नाम आता है जो कि अभी पैरेट ऑफ इंडिया थे। ठीक है। बलबन के कोर्ट से इनकी स्टार्टिंग हुई थी, और यहाँ पर आ जाता है रविंद्रनाथ टैगोर की। तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो एक नॉवेलिस्ट थे, एक राइटर थे। ठीक है। नॉवेलिस्ट या राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी, और इन्होंने जो मूवी बनी देवदास वो इन्हीं की नॉवल के बेसिस पे बनी है। ठीक है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास सभी लोग जानते होंगे, 2 देवदास बनी, एक पुरानी और एक नई। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम से रिलेटेड है। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो ने जो स्टार्टिंग अपनी की है वो बलबन से की। ठीक है। अब बलबन के बाद उन्होंने मोहम्मद, और फिर काकूबाद, फिर जलाउद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक शाह खिलजी, और फिर फाइनली तुगलक पे ख़त्म हुए। तो अगर हम डिनेस्टी देखें, हमारी मामलुक डिनेस्टी से इनकी स्टार्टिंग हुई। अभी हमने पीछे डिनेस्टीज़ पढ़ी हैं, तो इनकी स्टार्टिंग हमारी मामलुक या ग़ुलाम वंश से इनकी स्टार्टिंग हुई, और उसके बाद ये खिलजी में भी रहे। ठीक है। और कहाँ तक गए, ये फाइनली तुगलक तक गए। ठीक है। और जो 7 अगर टोटल देखें तो 7 जो किंग थे उनमें, उनके कोर्ट में ये रहे अमीर खुसरो। इनको पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये डिसिपल थे किसके, निज़ामुद्दीन औलिया के डिसिपल थे। ठीक है। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली अमीर खुसरो की, और अब हम बात करते हैं इनकी रविंद्रनाथ टैगोर की। आप लोग सभी लोग जानते होंगे ये कितने इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने गीतांजलि लिखी थी। ठीक है। इन्होंने क्या लिखी थी, गीतांजलि। और भी इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन अभी सिर्फ यही जानेंगे कि इन्होंने गीतांजलि लिखी थी। एक बात और जानिए, इन्होंने जलियांवाला कांड होने के बाद जो अपनी उपाधि थी वो वापस कर दी थी। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका रोल था। चलते हैं 32 का राइट ऑप्शन हमें मिल चुका है, क्या है आप लोग को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। 33, व्हाट इज़ द सिंगिंग टाइम ऑफ राग भैरव। राग भैरव का जो सिंगिंग टाइम था वो किस टाइम गाते थे, तो ऑब्वियसली उनका मॉर्निंग टाइम था, वो सुबह के टाइम पे ही गाते थे, राग भैरव। CN रेशियो की बात की गई है कि सॉइल में जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है वो क्या होता है। ठीक है। तो वो होता है हमारा 10:1। ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 10:1। कार्बन है नाइट्रोजन, यानी कि सॉइल में जो कार्बन है वो अगर 10 है, उसका रेशियो क्या है, 10:1, यानी कि कार्बन का कंटेंट ज़्यादा रहता है। फिर बात करें क्वेश्चन 35, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल सेपरेट्स इन अ पर्टिकुलर सॉइल इज कॉल्ड। वो क्या कहलाता है, सॉइल टेक्सचर कहलाता है। ठीक है। रिलेटिव प्रोपोर्शन में जैसे अभी बात की हम लोगों ने कि कार्बन का कंटेंट 10 रेशियो में होता है और नाइट्रोजन 1, तो हर सॉइल का सॉइल जो होता है टेक्सचर वाइज अलग होती है। कितने तरह की सॉइल्स होती हैं, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, तो उसमें कंटेंट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, सॉइल टेक्सचर कहलाता है। स्विंग मशीन की बात की जा रही है, सिलाई मशीन। स्विंग मशीन रन्स हैविली ड्यू टू विच रीज़न, क्यों वो चलती है भारी, उसका क्या रीज़न है, तो सिंपल सी बात है, लैक ऑफ ऑयलिंग एंड क्लीनिंग। अगर ऑयलिंग और क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं होगी तो वो भारी चलेगी। तो सीधा सा ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन हुआ। कैल्शियम डिफिशियंसी इन ओल्ड एज लीड्स टू डिसीज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है।
तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है कि वीकनेस हो जाती है, ओल्ड एज आते ही कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हुआ ऑस्टियोपोरोसिस। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कि हमें क्या लेना चाहिए भाई, कैल्शियम प्रॉपरली लेना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम के साथ हमें क्या लेना चाहिए, हमें विटामिन डी लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का जो नाम होता है वो क्या हो जाता है, कैल्सीफेरॉल हो जाता है। और विटामिन डी हमें किससे मिलता है, विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली सनलाइट लेते रहें तो जो हमारी बॉडी में कैल्शियम है वो हम प्रॉपरली काम करेगा और हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है और विटामिन डी का जो नेम है वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी हमारी बॉडी में एक हार्मोन की तरह भी काम करता है, तो हम ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो विटामिन डी हमारी बॉडी में एक हार्मोन की तरह भी वर्क करता है। वैसे क्या है, ये एक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच एलिमेंट इज कॉल्ड द प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हीम पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो आयरन, उसमें मेटल होता है। जो ग्लोबिन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो सीधी सी बात अगर हम करें कि प्रोटीन क्या होती है तो वो क्या होती है, ग्लोबिन होती है। ठीक है, हीम क्या होता है, आयरन। 39, आंसर सामने है। विच वॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अब बहुत से क्वेश्चन करंट में किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जहाँ हुआ था तो वो हमारा था ऑप्शन 2। ठीक है, किस रिपोर्ट में, बर्न्ट लैंड कमीशन रिपोर्ट में सबसे पहले इसका नाम लिया गया था पहली बार। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अभी हमने बात कही थी नेशनल रिवर, तो वो क्या थी, गंगा थी। अब यहाँ पे बात करें नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो वो कौन है, डॉल्फिन है, गैंगेटिका। ठीक है, डॉल्फिन गैंगेटिका क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और अब आपको पता ही होगा कि टाइगर और बर्ड में देखें तो पिकॉक ये सब भी हैं। ठीक है, यूपी का देखें तो सारस होता है। क्वेश्चन 41, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास्ड। ठीक है, तो किस ईयर में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था आपका। ठीक है, फिर बात करें नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ये भी टॉपिक आपके यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ग्रीन हाउस किस रेशियो में होती है, कौन सबसे ज़्यादा होती है, कौन नहीं होती है। ठीक है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ओजोन, मीथेन और नाइट्रोजन में। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन नहीं होती है, बाकी सब हैं। और यहाँ पे पूछा गया नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो हम बात करेंगे नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 भी है, ओजोन भी है और मीथेन भी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड। इनमें से कौन सा सॉइल कंजर्वेशन नहीं है, क्रॉप साइकिल सॉइल कंजर्वेशन मेथड है, ऑर्गेनिक मैन्योर भी सॉइल कंजर्वेशन मेथड है, और फिर चेक सॉइल इरोजन ये भी हमारा सॉइल कंजर्वेशन मेथड है। लेकिन जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारा कोई भी मेथड नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 44, व्हाट इज़ द आइडियल स्लोगन ऑफ ओलंपिक गेम्स। इनका आइडियल स्लोगन क्या होता है, LTS, CTS एंड 40S इसका क्या होता है, आइडियल स्लोगन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 44 का राइट ऑप्शन हुआ LTS, CTS एंड 40S, ऑप्शन 2। फिर बात करेंगे हु इज़ द रिसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स। इनमें से किसको मिला है अर्जुन अवार्ड, तो उनको मिला है पोलिला गोपीचंद को मिला है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन आर देयर। 5 टाइप्स के रिक्रिएशंस होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट आसन। इसमें से कौन सा आसन आपका बेस्ट है। ठीक है, तो वज्र आसन आपका बेस्ट होता है, ऑप्शन 1। वेयर इज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ओपन। कहाँ पर ओपन हुई थी हमारी पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो वो हुई थी हमारी मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में हुई थी। क्वेश्चन 29, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पिजन पी इज, तो वो है ICPH 8। ठीक है, ये हमारी जो वैरायटी है किसकी है, पिजन पी की है, ऑप्शन 2। 50 बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड अ सोयाबीन स्टेट। देखिए, प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें अगर आप देखें तो वो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सोयाबीन है तो वो कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में है। सिंपल सी बात है, ये बहुत करंट में भी रहता है और स्टैटिक पोर्शन में भी आ जाएगा। ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स अंडर ग्रीन हाउस गैस
ग्रीन हाउस इज़ नोन एज, उसे क्या कहते हैं? वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1। द एवरेज वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल, अगर इसकी पार्टिकल डेंसिटी की बात करें, उसकी एवरेज वैल्यू की बात करें तो वो है 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या कर सकते हैं, यूनिट चेंज करके भी यहाँ पे केजी पर मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को याद रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लीजिएगा। फिर बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इन हिल रीजन। हिल रीजन में बात करें तो वहाँ पे बेस्ट रहती है हमारी कॉन्टोर, ठीक है, प्लांटिंग बेस्ट रहती है। ठीक है, ये सिस्टम बेस्ट है, कॉन्टोर, सेकेंड ऑप्शन। प्रोटेक्टिव न्यूट्रेंट इन बैलेंस डाइट, तो प्रोटेक्टिंग हमारा क्या होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये एनसीईआरटी से लिया गया है, साइंस क्लास 6 का पोर्शन है ये। ठीक है, इसमें फैट हमारा बहुत एनर्जी देता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है, विटामिन्स हमें एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स की तरह काम देता है, और कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर कुकिंग, अगर बात करें रोस्टिंग, फ्राइंग, बेकिंग एंड स्टीमिंग की, तो बेस्ट हमारी है स्टीमिंग। इसमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स का नुकसान नहीं होता, वो बने रहते हैं और हम खाने को खा भी लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 55 का ऑप्शन 4 राइट है। ट्रिप्सिन एंजाइम इज हेल्पफुल इन द एक्शन ऑफ, इन विच एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ऑप्शन हमारा यहाँ पे छोटा है, जो सिर्फ डाइजेशन लिखा है, यहाँ पे होगा आपका डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम, तो वो होता है हमारा पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए। फैट की बात करें तो वो बाइल, उसके लिए बाइल होता है जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में रहता है। कौन सेक्रेट करता है? लीवर सेक्रेट करता है। लीवर क्या होता है? लीवर हमारी बॉडी की ग्लैंड है। क्या ग्लैंड है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर सेकेंड ग्लैंड की बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट की, तो वो क्या है? पेनक्रियास। और पेनक्रियास से क्या सेक्रेट होता है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि जिसका डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको करने के बाद फिर से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेनक्रियाटिक एंजाइम्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, यानी कि पेनक्रियास से सेक्रेट होते हैं। फिर बात करें प्रोटीन की, तो उसके लिए हमारे जो ऑप्शन है ट्रिप्सिन, उसी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम इज हेल्पफुल इन विच एक्शन? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये हमारे माउथ में एंजाइम मिलता है ट्रिप्सिन, और ये हमारी जैसे ही, एक मिनट, ट्रिप्सिन नहीं, ये नहीं यहाँ पर आएगा। तो ये इसका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो वो ट्रिप्सिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, किसके? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। वो जो माउथ में होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब बात एक बार फिर से कर लेते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये कहाँ से सेक्रेट होता है? ये पेनक्रियास से सेक्रेट होता है। ठीक है, इसमें इसका काम होता है, ये बनता है और यहाँ से ये हमारे ड्यूडेनम में जाता है, और किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब बात करें फैट के डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए बाइल है। बाइल कहाँ से आता है? लिवर से सेक्रेट होता है। कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। लिवर हमारा क्या होता है? लिवर हमारी बॉडी की फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और ये ऐसे होती है और यहाँ पे हमारा ऐसे गॉल ब्लैडर लटका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइल होता है और ये हमारी बॉडी की फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये हमारी बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। यहाँ से बाइल हमारा सेक्रेट होता है, जो कि डाइजेशन किस में हेल्पफुल होता है? फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। फिर बात करें डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो वो हमारे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो कि पेनक्रियास में बनते हैं उसके थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है। फिर हम बात करें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जो ट्रिप्सिन है वो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्वेश्चन 56 का राइट ऑप्शन हुआ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आपके क्वेश्चन अब ये लास्ट यहाँ पर आ रहा है, नेम ऑफ द चिकन पॉक्स वायरस। चिकन पॉक्स वायरस का नाम बताना है। ठीक है, तो हमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो हमें दिया है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रोटोजोन होता है। ठीक है, ये एक प्रोटोजोन है आपका, डिसीज़ फॉर्म करता है। हिंदी में अगर कहें, इंग्लिश में कहें तो कोलाइटिस, और हिंदी में कहें तो पेचिश, यानी कि खूनी पेचिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, विब्रियो कॉलरी की बात करें तो ये कॉलरा, ठीक है, कॉलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिंदी में कहें तो इसको हैज़ा बोलते हैं। ठीक है, हैज़ा।
उसके बाद बेसिलस टाइफस जो है हमारे टाइफॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में हमारा है नेम द चिकन पॉक्स वायरस, तो उसका नाम है वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस चिकन पॉक्स वायरस होता है। ठीक है, तो वेरियोला वायरस राइट होता है यहाँ पे। आपका आगे शेफर मेथड इज़ यूज्ड फॉर, शेफर मेथड किसके लिए यूज़ होता है? तो फर्स्ट है फ्रैक्चर रिब, अनकॉन्शियसनेस, फ्रैक्चर लेग बोन्स, और लास्ट है हमारा समवन हु इज़ ड्रॉनिंग। ठीक है, तो जब कोई डूब जाता है तो शेफर मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन 58 का राइट ऑप्शन हुआ समवन हु इज़ ड्रॉनिंग, ऑप्शन 4। ठीक है, तो आपकी ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने सोशल स्टडीज़ की, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं तो हमें टाइम मिल जाता है कि हम और पढ़ लें और जीके को अच्छा कर लें। तो आप ये प्रीवियस पेपर ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तब होंगे, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अगर आपको ये जो सीरीज़ की स्टार्टिंग की है सोशल स्टडीज़ के पेपर, क्योंकि यहाँ पे 60 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनको करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप अपने कमेंट करिए, ताकि फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करें और डालते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।